नेक्स्ट हमारा है अकाउंट रेगुलाइज नियर अबाउट द बैलेंस शीट डेट। ठीक है, द एसेट क्लासिफिकेशन ऑन बोरोल अकाउंट वेयर द सॉलिटरी और ए फ्यू क्रेडिट आर रिकॉर्डेड बिफोर द बैलेंस शीट डेट शुड बी हैंडल विथ केयर and without scope of the subjectivity where the account indicate inherent weakness on the basis of the data available। ठीक है, अब कहता है एसेट क्लासिफिकेशन ऑफ बोरोवर वाइज नॉट ए फैसिलिटी वाइज। अब इसमें सिंपल से मैं आपको बताता हूँ कि एसेट, कोई भी एसेट का क्लासिफिकेशन, एसेट क्लासिफिकेशन ये क्या है, बोरोवर वाइज होना है, ना कि आपको फैसिलिटी वाइज। किसी बोरोवर ने अगर ए लिया लोन, बी लिया, सी लिया और मान लीजिए डी भी लिया, अगर ये अकाउंट एनपीए हो गया तो इसमें सिर्फ ये अकाउंट एनपीए नहीं करना है, आपको सारे अकाउंट एनपीए होंगे, ये कहता है बैंक हमारा। ये सारे वही हैं। ठीक है, इफ द डेबिट अराइजिंग आउट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट और इन्वोक्ड गारंटी आर पार्क्ड इन द सेपरेट अकाउंट, बैलेंस आउटस्टैंडिंग इन द अकाउंट आल्सो शुड बी ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ द बोरोवर्स प्रिंसिपल ऑपरेटिंग अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स और इनकम प्रोविजन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग। ठीक है, अब कहता है द बिल डिस्काउंटेड अंडर द एलसी फेवरिंग ए बोरोवर may not be classified as a non-performing. The bill discounting under LC favoring the borrower may not be classified as a non-performing assets when any other facility granted to the borrower is classified as NPA। ठीक है, अगर कोई फैसिलिटी NPA भी हो गई तो भी इसको जो है तब तक NPA नहीं करना है। However, in case of document of LC is not, ये क्या है, जब ओवर ड्यू हो जाएगा, ओवर ड्यू होने के बाद not accepted in presentation or the payment under the LC is not made on the due date by the LC issuing bank for any reason, the borrower does not immediately make good amount disbursed as a result of discounting concerned bills, the outstanding bills discount will immediately be classified as NPA। तो जो outstanding bill amount है ना, वो क्या NPA, अगर उसको रिकवर्ड नहीं हुआ तो उसको इमीडिएटली NPA में क्लासीफाई करना है। नेक्स्ट आता है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। द ओवरड्यू रिसीवेबल रिप्रेजेंट पॉजिटिव मार्क टू मार्केट वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। अब कहता है विल बी ट्रीटेड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कब इसको ट्रीटेड नॉन परफॉर्मिंग एसेट मानेंगे, इफ दीज रिमेन अनपेड फॉर 90 डेज, अगर 90 दिन से ज्यादा में अनपेड रह जाता है तो। इन केस ऑफ ओवरड्यू अराइजिंग फ्रॉम द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट and plain vanilla swaps and options become NPA, all other funded facility granted to the client shall also classified as non-performing assets following the principle of borrower wise classification। अब इसमें कहता है इन केस ऑफ ओवरड्यू अराइजिंग फ्रॉम दी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से कोई ओवरड्यू अराइज होता है या प्लेन वनीला स्वैप से या ऑप्शन से कोई अगर ओवरड्यू अराइज होता है और अकाउंट एनपीए होती है, तो जो भी फंडेड फैसिलिटी है, ये तो नॉन फंडेड है, तो इसके साथ जो फंडेड फैसिलिटी होगी, नॉन फंडेड हो गया, उसके साथ जो फंडेड फैसिलिटी होगी फंड बेस्ड, ये सारे एनपीए ट्रीट किए जाएंगे एज पर सोल borrower classification as per the existing asset classes। However, any amount representing positive bank market to market value of the foreign exchange derivative contract other than forward contract and plain vanilla swaps and options that were entered into the during April 2007 and 2008। ठीक है, अब कहता है this amount even in overdue 90 days or more will not make other funded facility provided to the client as NPA। NPA on account of the principle of borrower wise asset classification through such receivable is overdue for 90 days or more sales should not it's be classified as NPA as per the extent IRAC norms। The classification of all other assets such as clients will however continue to be governed by extent IRAC norms। इसमें क्या रहता है, देखिए यहाँ देखिए, in June 2008, ठीक है, which has already crystallized on my or might crystallize in future and is become receivable from the client should be parked in a separate account maintained in the name of client and party। उसको कहाँ पार्क करना है, सेपरेट अकाउंट में। दिस अमाउंट इवन इफ ओवरड्यू, अगर ओवरड्यू भी हो जाता 90 डेज का तो भी हम उसको क्या करेंगे, will not make other funded facility provided to the client as a NPA। ठीक है, NPA on account of the principle of the borrower wise asset classification, though such receivable is overdue for 90 days more or more sales should itself be classified as NPA as per the IRAC norms। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज कहता है if the client concerned is also a borrower of the bank enjoying a cash credit or overdraft facility from bank, the receivable mentioned in 4A above may be debited that the account is due date and the impact of non payment would be reflected in cash credit। क्या करना, overdue है तो इसमें क्या करना है, कैश क्रेडिट से डाल देना है,
और उससे उसको एडजस्ट करना। द प्रिंसिपल ऑफ बोरोवर एसेट क्लासिफिकेशन वुड आल्सो बी एप्लीकेबल हियर आल्सो एज पर द एक्सचेंज नोट। इन केस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड for settlement of current mark to market value of a derivative contract before its maturity, only the current credit exposure, not the potential future exposure, will be classified as NPA after overdue of 90 days. In case where the contract provide for settlement of a current mark to market, settlement अगर होता है value of derivative contract before its maturity, only current credit exposure will be, not the potential, will be classified as NPA. ठीक ना? As the overdue receivable mentioned above would represent unrealized income already booked by the bank on the accrual basis, after 90 days overdue period, the amount already taken into profit and loss account should be reverse करना है and held in suspense account. ठीक है, case of overdue advance. Further, in case where the derivative contract provide for the more settlement in future, the MTM value will comprise a crystallized receivables and positive or negative MTM in respect of the future receivables. ठीक है. Further, in case where the derivative contract provide for the more settlement in future, the MTM value will comprise all the crystallized receivables. ये क्या comprise करेगा उसमें? Crystallized receivables and positive or negative MTM in respect of future receivables. If derivative contract is not terminated on the overdue receivables, remain unpaid for 90 days. ठीक है. In addition to reversing the crystallized receivable from the profit and loss account, as stipulated in para D above, the positive MTM pertains to future receivable may also reverse from the profit and loss account to another account, style is suspend account. Suspend account में profit and loss से क्या करना है, उसको reverse करना है. Positive MTM, the subsequent positive changes in MTM value may be credited in the suspense account. Positive MTM not to the PL account. Subsequent decline in MTM value may be adjusted against the balance in suspense account. Positive MTM. ठीक है. अब आइए, if bank has other derivative exposure on the borrower, it follows that the MTM of the other derivative exposure should also be dealt with accounted for the manner as described in the para E above. Treated as NPA. अब next जो कहता है, since the legal position regarding bilateral netting is unambiguously clear, receivables and payable from two same counterparty including the relating to a single derivative contract should not be netted. नहीं करना है, so netting नहीं करना. Similarly, in case of fund-based credit facility extended to the borrower is classified as NPA, and MTM of all the derivative exposure should be treated as manner discussed above. अब एक चीज आता है कंसोर्टियम एडवांस में एनपीए कब होगा. ठीक है. एसेट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट अंडर कंसोर्टियम शुड बी बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी ऑफ इंडिविजुअल मेंबर बैंक्स. इंडिविजुअल मेंबर बैंक्स के ऊपर डिपेंड करेगा एंड अदर एस्पेक्ट्स हैविंग बेयरिंग द recoverability of the advances. Accounts where there is erosion in the value of security frauds and committed by borrower. अगर मान लीजिए, ठीक है ना, अगर इसमें क्या है, इरोजन हो गया और सिक्योरिटी का फ्रॉड्स हो गया कमिटेड बाय बोरोवर, तो सीधा क्या है, ये डाउटफुल या लॉस में क्लासीफाई होगा. ठीक है. इन केसेज ऑफ सच सीरियस क्रेडिट इंपेयरमेंट, द एसेट शुड बी स्ट्रेटवे क्लासिफाइड एज डाउटफुल और लॉस. एडवांस टू द प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, पैक्स के केस में क्या है, या एफएसएस फार्मर्स के केस में क्या होगा, इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एडवांस एज वेल एज एडवांसेस फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांटेड बाय द बैंक्स टू ए पैक्स एफएसएस अंडर लैंडिंग सिस्टम, ओनली पार्टिकुलर क्रेडिट फैसिलिटी ग्रांटेड टू द पैक्स which is in default for the period of 2 crore. अगर कोई पार्टिकुलर फैसिलिटी जो है ना, पैक्स को आपने दे रखी है, पैक्स को या एफएसएस को दे रखी है, फार्मर्स के जो एसोसिएशन होते हैं, तो उसमें कोई पार्टिकुलर फैसिलिटी जो है अगर 2 क्रॉप सीजन तक ड्यू है और 1 क्रॉप सीजन तक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए है, तो क्या होगा, क्लासिफाइड एज एनपीए. नॉट ऑल द क्रेडिट फैसिलिटी सैंक्शन टू ए पैक्स. पैक्स के लिए क्या है कि उसको अगर आप पैक्स को आपने 50 लोन दिए हैं, कोई एक लोन जो है 2 क्रॉप सीजन या 1 क्रॉप सीजन, इसके लिए अगर ड्यू हो रहा है, तो वो सिंगल जो लोन होगा वो क्लासिफाई होगा एज एनपीए, बट इसके सारे लोन्स क्लासिफाई नहीं हो सकते. द अदर डायरेक्ट लोन्स एंड एडवांस मे बी ग्रांटेड बाय द बैंक टू द मेंबर बैंक. पैक्स आउटसाइड द ऑन लेंडिंग अरेंजमेंट विल बिकम एनपीए इवन इफ वन क्रेडिट फैसिलिटी ग्रांटेड टू द सेम बॉरोवर बिकमिंग एनपीए. अब कहता है एडवांस अगेंस्ट द टर्म डिपॉजिट्स. ठीक है. एडवांस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट एलआईसी, ये क्या है, तब तक एनपीए नहीं होगा जब तक कि उसकी एडिक्वेट मार्जिन बची हुई है. एडिक्वेट मार्जिन अगर उसमें है
तो क्या होगा, वो एनपीए नहीं होगा। हाउएवर क्या है, लेकिन इसके अलावा अगर गोल्ड ऑर्नामेंट के अगेंस्ट लोन है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ऑल सिक्योरिटीज आर नॉट कवर्ड बाय दिस एक्सेप्शन। लोन्स विथ मोरेटोरियम और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, अगर कोई लोन मोरेटोरियम पे है तो कहता है इन केस ऑफ द बैंक फिनांस गिवन फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट or agriculture plantation etc where the moratorium period available for the payment of interest become due only after the moratorium और gestation period होगा। मोरेटोरियम के बाद अगर ड्यू होता है तो अकाउंट एनपीए माना जाएगा या ड्यू माना जाएगा। therefore such amount of interest do not become overdue and hence do not become npa with reference to the date of debit of interest they become overdue only after the due date for payment of interest if the interest remain uncollected। अगर मान लीजिए कि 12 मंथ का मोरेटोरियम दिया हुआ है तो ये अकाउंट इस दिन तक एनपीए नहीं माना जाएगा। इसके बाद जब 90 डेज का होगा, मान लीजिए, ठीक है ना, ये एक महीना या इसके बाद सीधा शुरू हो जाएगा ना, इसके बाद जब ड्यू हो जाएगा, ड्यू होना शुरू होगा तो ये 90 डेज जब पहुंच जाएगा तो फिर उसके बाद अकाउंट को ओवरड्यू मानते हुए एनपीए में क्लासिफाई करेंगे अगर पेमेंट नहीं आती है तो। इन केस ऑफ द हाउसिंग लोन में क्या है, एडवांस ग्रांटेड टू स्टाफ मेंबर्स वेयर इंटरेस्ट इज पेबल आफ्टर रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल। स्टाफ लोन के केस में क्या होता है, पहले प्रिंसिपल रिकवर होता है, बाद में इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट नीड नॉट टू बी कंसिडर्ड ओवरड्यू फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड। सच लोन्स एडवांस शुड बी क्लासिफाइड एज ओनली व्हेन देयर इज डिफॉल्ट ऑफ रीपेमेंट। एग्रीकल्चर एडवांस सिंपल सा बता दिया, एग्रीकल्चर एडवांस कब एनपीए होगा, जब 2 क्रॉप सीजन में शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन क्रॉप्स होगा और 1 क्रॉप सीजन लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन क्रॉप्स ओवरड्यू हो जाएगा तो वो एग्रीकल्चर एडवांस एनपीए होगा। गवर्नमेंट गारंटी एडवांस, फ्रेंड्स थोड़ा स्पीड तेज है, मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा सा स्लाइड्स को थोड़ी छोटी करूँ, कम समय में ज़्यादा आपको जल्दी जल्दी खत्म हो। गवर्नमेंट गारंटी एडवांस, अब इसमें एक सिंपल सा चीज़ जान लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी जो है, अगर कोई क्रेडिट फैसिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी से है थ्रू ओवरड्यू मे बी ट्रीटेड एज एनपीए ओनली व्हेन द गवर्नमेंट रिपुडिएट्स दिस गारंटी व्हेन इन्वोक्ड। ठीक है, अगर कोई गारंटी है उस सेंट्रल गवर्नमेंट से बैक्ड है तो तभी एनपीए मानी जाएगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डिनाई कर दे, अस्वीकार 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 कर दे, अस्वीकार कर दे, ठीक है। Guarantee invoke. This exemption from the classification of government guarantee advance as NPA is not for the purpose of recognition of income. However, the state government guarantee, state government ये सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी पे है, अगर स्टेट गवर्नमेंट के साथ गारंटी है तो इसमें IRKC नॉर्म्स लगेगा, ठीक है, इसमें वही ओवरड्यू और 90 डेज वाला क्लॉज लगेगा। प्रोजेक्ट लोन्स हैं, प्रोजेक्ट लोन्स जो आपके होते हैं, क्या आता है, प्रोजेक्ट लोन्स मीन्स एनी टर्म लोन विच हैव बीन एक्सटेंडेड फॉर द पर्पस ऑफ सेटिंग अप एन इकोनॉमिक वेंचर। देयर आर ओकेजन व्हेन द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इज डिलेड फॉर द लीगल और अदर एक्सट्रानियस रीजंस लाइक डिलेज इन गवर्नमेंट अप्रूवल्स etc. All these factors which are beyond the control of the promoters may lead to the delay in project implementation and involve restructuring, reschedulement of the loans by the bank. Accordingly, the following asset classification norm would apply on the project loans. पहला कहता है कौन कौन सा लगेगा, 2 कैटेगरी में डाला गया है, प्रोजेक्ट लोन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट लोन फॉर नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन में है तो उसका IRAC नॉर्म्स क्या होगा, बैंक में रिकॉग्नाइज इनकम फॉर एक्यूरल बेसिस इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन विच आर क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड, ठीक है, ऑन एक्यूरल बेसिस पर ले सकता है इनकम को। बैंक शुड नॉट रिकॉग्नाइज इनकम ऑन एक्यूरल बेसिस इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन विच आर क्लासिफाइड एज सब स्टैंडर्ड। अगर सब स्टैंडर्ड हो गया तो उसकी एक्यूरल बेसिस पे उसका इनकम नहीं ले सकता। बैंक में रिकॉग्नाइज इनकम सच एज अकाउंट ओनली ऑन द रियलाइजेशन ऑफ कैश बेसिस। बैंक विच हैव रॉन्गली रिकॉग्नाइज इनकम इन द पास्ट शुड रिवर्स, अगर कोई गलती से उसने पीछे में इनकम रिकॉग्नाइज कर लिया है तो उसको रिवर्स करना होगा, रिवर्स द इंटरेस्ट इफ इट वाज रिकॉग्नाइज एज इनकम ड्यूरिंग द करंट ईयर और मेक ए प्रोविजन फॉर द इक्विवेलेंट। उसको प्रोविजन क्या करना होगा, इक्विवेलेंट अमाउंट से करना होगा अगर उसने गलती से इनकम को रिकॉग्नाइज कर दिया है। इफ इट वाज रिकॉग्नाइज एज द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर एज रिगार्ड टू द रेगुलेटरी ट्रीटमेंट ऑफ द फंडेड इंटरेस्ट, ठीक है, recognized as income and conversion to into equity debenture or any other instrument banks should adopt the following, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, फंडेड इंटरेस्ट क्या है, इनकम रिकॉग्निशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द NPA regardless of whether these are not subject to the restructuring, rescheduling, regeneration of the terms of the loans
एग्रीमेंट शुड बी डन स्ट्रिक्टली एज पर द कैश बेसिस के हिसाब से done होना चाहिए, only on the realization if and not if the amount of interest overdue has been funded, ठीक है। if however the amount of a funded interest is recognized as income, कब उसको funded interest का recognize किया जाए income में, a provision for equal amount should also be made simultaneously, ठीक है। in other words any funded interest in respect of NPA के केस में कोई funded interest है, if recognized as income should be fully provided for, ठीक है। conversion of कहता है conversion into equity, debentures or any other instrument. The amount outstanding converted into other instrument would normally comprise principal and interest component. If the amount of interest dues is converted into equity or any other instrument and income is recognized in a consequence, full provision should be made on amount of the income so recognized to offset the effect of such income recognition. Such provision would be in addition to the amount of provision that may be necessary for the depreciation of the value in equity and other as per the or other instrument as per the investment valuation norms, ठीक है। अब यहाँ एक चीज देखिए, the amount outstanding converted into the instrument would normally comprise principal, कोई भी converted होगा तो क्या होगा, मान लीजिए outstanding हो गया 1 रुपया का चीज अगर 2 रुपये हो गए, ठीक है ना, 100 रुपये की चीज 200 रुपये हो गए, तो अगर हम इसको इसमें क्या है कन्वर्ट करेंगे तो इसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट भी तो होगा। converted into other instrument would normally comprise principal, ठीक है। if amount of interest due is converted into equity, interest का जो पोर्शन है, मान लीजिए इसमें इंटरेस्ट का पोर्शन है, अगर इसको इसने इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, should converted into equity or any other instrument and income is recognized in consequences, full provision should be made to the amount of the income so recognized to offset the effect of such income recognition. full provision करना होगा बैंक को। कहता है conversion of a principal and interest in respect of NPA into debentures such as debentures should be treated as NPA ab initio in the same asset classification was applicable to the loan just before conversion and provision made to. कहता है conversion of a principal and interest in respect of NPA into debentures क्या होगा, वो should treated as NPA ही रहेगा। कहता है the norm would also apply on zero coupon bond, zero coupon bonds पे भी अप्लाई होगा और other instrument which seek to defer the liability of the issuers. Takeout finance. Takeout finance is the product emerging in the context of the funding of long-term infrastructure project. Under this arrangement, the institution Takeout finance क्या है? In view of the time lag of involved in taking over, the possibility of a default in meantime cannot be ruled out. The norms for asset classification will have to be followed by the concerned bank, financial institution concerned, in which books of account stand as a balance sheet item as on the relevant date. If the lending institution observes that the assets has turned NPA on the basis of record of recovery, it should be classified accordingly. ठीक है। However, the taking over the institution on taking over such assets should make provision treating as account as NPA from the actual date of the become NPA तो even account। चलिए छोड़िए। पोस्ट शिपमेंट सप्लायर क्रेडिट्स। अब देखिए पोस्ट शिपमेंट सप्लायर क्रेडिट क्या है। कोई भी जब आप in respect of post shipment suppliers credit extended by the bank covering exports of goods to country for which export credit ECGC cover is available. Exim Bank has introduced the guarantee cum refinance program whereby the event of default, in case of event of default, Exim Bank will pay the guarantee amount to the bank within the period of 30 days. 30 दिन के अंदर क्या करेगा, गारंटी अमाउंट ECGC पे कर देगा, ठीक है। अब कहता है अकॉर्डिंगली to the extent payment has been received from the Exim Bank, the advance may be not treated as non-performing. जब तक उससे क्या है पेमेंट नहीं मिलता तब तक अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं किया मानना चाहिए फॉर एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग पर्पस। एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट फिनांस। In respect of the export project finance, there could be instances where actual importer has paid the dues
to the bank abroad, but the bank in turns unable to remit the amount due to political developments such as war, even embargo, etc. ठीक है. In respect of the export project finance, there could be instances where the actual importer क्या है, पेमेंट उसने कर दिया है हमारे बैंक एब्रोड बैंक में जो है ना, या कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक में हमारा पेमेंट कर दिया, बट वो क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक हमें रेमिट नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या उस अकाउंट उसको क्या क्लासिफाई नहीं करेंगे एनपीए में. इन सच केसेस where the lending bank is able to establish through the documentary evidence that the importer has cleared the due in full by depositing the amount of the bank abroad before it is turned into NPA. ठीक है. The bank but the importer country is not following the funds to the be remitted due to the political or other reasons. The asset classification may be made after a period of 1 year. इसमें क्या है, 1 ईयर तक एसेट क्लासिफिकेशन सेम रहेगा. अगर पेमेंट जो है ना अपोजिट पार्टी ने कर दी है बैंक में, बट बैंक जो है वहां का बैंक किसी भी परिस्थिति के कारण उसको इंडिया में रेमिट करने के लिए, या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं, रेमिट नहीं कर पा रहा है, तो इस केस में 1 ईयर तक अकाउंट को हम स्टैंडर्ड रखेंगे. एडवांस अंडर रिहेबिलिटेशन अप्रूव बाय द बोर्ड और इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूशन. बैंक आर नॉट परमिटेड टू अपग्रेड the classification of any advance in respect of which the terms have been recognized unless. अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, BIFR और TLS, ठीक है. ये कहता है एडवांस जो है इसके अंडर में रिहेबिलिटेशन अप्रूव बाय BIFR. तो कहता है बैंक आर नॉट परमिटेड टू अपग्रेड द क्लासिफिकेशन ऑफ एनी एडवांस इन रिस्पेक्ट ऑफ which the terms have been renegotiated unless the package of renegotiated terms has worked satisfactorily for a period of 1 year. क्या है, वो परमिट नहीं कर सकता, क्लासिफिकेशन चेंज नहीं कर सकता बैंक, ठीक ना, किसी भी एडवांस को, जब तक कि उसका क्या है, रीनिगोशिएटेड टर्म्स वर्क कर रहा है satisfactory. While the existing credit facility sanctioned to the unit under rehabilitation package approved by BFR TLS will continue to be classified as substandard or doubtful as the case may be in respect of additional facilities sanctioned under the rehabilitation package. The income recognition asset classification norms will become applicable only after 1 year from date of disbursement. ठीक है. तो कहता है ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ एसेट्स थ्रू डायरेक्ट असाइनमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड अंडरलाइंग सिक्योरिटी. देखिए यहाँ पे एक चीज कहता है ओरिजिनेटिंग बैंक. नेक्स्ट कहता है ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ एसेट्स थ्रू डायरेक्ट असाइनमेंट ऑफ कैश फ्लो अंडर द अंडरलाइंग सिक्योरिटी. ओरिजिनेटिंग बैंक, ठीक है. द एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपोजर रिप्रेजेंटिंग द मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट of the originator of the assets would be as under. ठीक है. कहता है the originating bank may maintain a consolidated account of the amount representing MRR. ठीक है. The loans transferred are retail loans. In such a case, the consolidated amount receivables in the amortization of MRR and its periodicity should be clearly established, and the overdue status of MRR should be determined with the reference to the repayment of such amount. ठीक है.
Alternatively, the originating bank may also continue to maintain borrower-wise accounts for the proportionate amount retained in respect of these accounts. In such a case, the overdue status of individual loans accounts should be determined with the reference to the repayment of. In case the transfer of a pool loans other than retail loans, the originator should maintain borrower-wise account for the proportionate amount retained in respect of the such each loans. ये हो गया किसके ओरिजिनेटिंग बैंक के केस में. इफ द ओरिजिनेटिंग बैंक एक्ट एज ए सर्विसिंग एजेंट, अगर सर्विसिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है और ऑफ द असाइनी बैंक फॉर द लोन ट्रांसफर्ड, it would know the overdue status of the loan transferred, which should form the basis of classification of entire MRR. Individual loans representing MRR as a NPA into the books of originating banks depending upon the method of accounting, followed by explained. ठीक. अब कहता है इन परचेज्ड बैंक, परचेजिंग बैंक कौन सा है? इन परचेज ऑफ द पूल्स ऑफ द बोथ रिटेल्स एंड नॉन रिटेल लोन्स, अगर परचेज करता है रिटेल लोन्स को तो इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन and provisioning norms for the purchase of banks will be applicable based on the individual obligors, ठीक, and not based on the portfolio. परचेजिंग बैंक अगर कोई रिटेल या नॉन रिटेल लोन परचेज करता है तो इनकम रिकॉग्निशन या इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग नॉर्म्स जो है ना इंडिविजुअल लोन्स पे लागू होगा और पूरे पोर्टफोलियो को नहीं लागू होगा. Banks should not apply the asset classification, income recognition, and provisioning norms at portfolio level. Such treatment is likely to weaken the credit supervision due to the inability to detect the address weakness in the individual. अब यहाँ पे एक चीज कहता है द गाइडलाइंस प्रेस्क्राइब्ड एट 1 and 2 डू नॉट अप्लाई. किस पे अप्लाई नहीं होता? ट्रांसफर ऑफ लोन अकाउंट बोरोवर बाय द बैंक टू अदर बैंक, एफआई, एनबीएफसी एंड वाइस वर्सा, इस पर लागू नहीं होता. एट रिक्वेस्ट इंस्टेंस ऑफ द बोरोवर. इंटरबैंक पार्टिसिपेशन पर नहीं लागू होता. ट्रेडिंग इन बॉन्ड्स में नहीं होता. सेल ऑफ इंटायर पोर्टफोलियो एसेट्स कंसिक्वेंट अपॉन द डिसीजन टू एग्जिट द लाइन ऑफ बिजनेस कंप्लीटली, इस पर लागू नहीं होता. कंसोर्टियम एंड सिंडिकेशन अरेंजमेंट under corporate debt restructuring, any other arrangement transaction specifically exempted by RBI, अगर RBI से exempted है तो. अब यहाँ देखिए क्रेडिट कार्ड के अकाउंट कब एनपीए होंगे, माने जाएंगे. इन क्रेडिट कार्ड अकाउंट द अमाउंट स्पेंट इज बिल्ड टू द कार्ड यूजर्स through the monthly statement with a definite due date for repayment. Bank give an option to the card user to pay either the full amount or a fraction of amount, that is called minimum due, or the due date by roll over the balance into the subsequent month. ठीक है, जैसे आप बिल जनरेट होता है ना, एक फुल अमाउंट होता है एक्चुअल अमाउंट और एक मिनिमम बैलेंस. मिनिमम आप पे करके भी चल सकते हैं. मान लीजिए क्रेडिट कार्ड में आपने 10,000 का ट्रांजेक्शन किया, ठीक है, तो एक मिनिमम होता है ना, 1,000 रुपया आप डाल दीजिए 1%, तो काम चल जाएगा. ऐसा कुछ करके होता है. The credit card account will treated as NPA assets if minimum amount due as mentioned in the statement is not fully paid within the. अगर मिनिमम अमाउंट आपने 90 डेज के अंदर नहीं पेमेंट किया तो वो अकाउंट क्या होगा? NPA क्रेडिट कार्ड माना जाएगा. Banks should follow these uniform method for determining overdue status for credit card accounts while reporting to the credit card information. Provisioning norms आइए. A non-provisioning assets cause twofold impact on the profitability of the bank. One hand, the bank ceases to earn interest on these assets and thus it is deprived its legitimate income from the assets. और दूसरी बात क्या, अगर एनपीए हो गया तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट क्लोज हो जाएगा, इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं, इंटरेस्ट हमारा बंद हो गया. दूसरा बात क्या होगा कि हमको प्रोविजन भी करना होगा. तो वही कहता है प्रोविजनिंग नॉर्म्स क्या है. The Reserve Bank of India introduced the system of asset classification and provisioning norms in line with the standard international practices for the first time in 1993. The norms would undergo several changes during the last 24 years. ठीक है. अब यहाँ पे क्या कहता है, लॉस एसेट्स जो है इसमें 100% प्रोविजन होगा. डाउटफुल एसेट में देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया है अप टू 1 ईयर जो है ना 25 पैसा. अगर सिक्योरिटी है तो यहाँ पर सिक्योरिटी का केस है. अगर यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, नो सिक्योरिटी अगर है, ठीक है, तो ये 25 पैसा, ठीक है, 40 पैसा, 100 पैसा.
फॉलोइंग बेसिस ऑन द रेट्स रेंजिंग फ्रॉम 25%। यहाँ पर डाउटफुल में क्या है, 100% ऑफ एक्सटेंट टू विच द एडवांस इज नॉट कवर्ड बाय द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। अगर हम सिक्योरिटी नहीं है, इसमें सिक्योरिटी नहीं है तो क्या होगा, अगर सिक्योरिटी है तो फर्स्ट 1 ईयर तक 25% DB1 में, DB1 DB2 में और ये DB3 25 पैसा सिक्योरिटी पे 40 पैसा। मान लीजिए यहाँ पे जो है ना, अगर एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, किसी का लोन अगर मान लीजिए यहाँ 200 का है, ठीक है, 200 का है, 200 लोन लिया हुआ है इसने, और इसमें इसकी सिक्योरिटी जो है 100 पड़ी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोविजन क्या होगा, 25 पैसा इसके लिए, ठीक है, 100 के लिए, और जो फिर बैलेंस अमाउंट रह गया 100 रुपये जो सिक्योरिटी से कवर्ड नहीं है, तो वो 100 के 100 हो जाएंगे, यानी कि टोटल 125 रुपये का प्रोविजन उसको बैंक को करना होगा, ठीक है। किसी भी केस में 1 ईयर के लिए सिक्योरिटी अगर है तो 25 पैसा, 40 पैसा, 100 पैसा, नहीं तो फिर 100 पैसा सारे के लिए। स्टैंडर्ड एसेट में क्या होता है, जनरल प्रोविजन ऑफ 15% टोटल आउटस्टैंडिंग शुड बी मेड विदाउट मेकिंग एनी अलाउंस for ECGC guarantee cover and security cover. If unsecured exposure which are identified as substandard with additional provision of 10%, total 25। अगर unsecured लोन है तो टोटल प्रोविजन जो है क्या 25% स्टैंडर्ड कैटेगरी में होगा, ठीक है। तो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट फॉर अनसिक्योर्ड डाउटफुल एसेट इज 100%। अनसिक्योर्ड डाउटफुल में तो 100% होगा ही। अब स्टैंडर्ड एसेट में देखिए क्या है, 25.25% किस पे होगा, एग्रीकल्चर एक्टिविटी पर, SMEs पर। CREH में, CRE में क्या होगा, 1% होगा प्रोविजनिंग। एडवांस टू CREH इसमें क्या होगा, 75 पैसा होगा, 0.75%। हाउसिंग लोन एट टीजर रेट पर 2% इन व्यू ऑफ द हायर रिस्क रेट, और ये क्या होगा फिर चेंज हो जाएगा, 40 पैसा, रेट शैल बी रिड्यूस टू 40 पैसा, 40% आफ्टर 1 year from the date which the rate are reset into higher rates, अकाउंट रिमेन स्टैंडर्ड, ठीक है। हाउसिंग लोन क्या है, टीजर रेट पे है तो 2% होगा प्रोविजनिंग, 1 साल के बाद 0.40% उसमें कम होगा। ऑल अदर लोन्स एंड एडवांस शुड बी अबव 40%, बाकी जितने भी लोन्स हैं इसके अलावा 0.40% पे। द प्रोविजन ऑफ स्टैंडर्ड्स एसेट्स आर नॉट टू बी रिकॉर्ड इन अराइविंग नेट NPA। जो नेट NPA के लिए रिकॉग्निशन होगा वो क्या है, स्टैंडर्ड एसेट्स के लिए नहीं लिया जाएगा। द प्रोविजन टुवर्ड्स standard assets needs not to be netted from the gross advance but are to be shown separately as a contingent provision against the standard assets under other liabilities and provision other to schedule 5 of the balance sheet। इसको अलग प्रोविजन दिखाना है। मीडियम इंटरप्राइज विल अट्रैक्ट 0.40% of a standard provisioning, while the provision of individual portfolio are required to be calculated at the rates applicable to them. The excess of the shortfall in the provisioning vis-a-vis the position of any previous date should be determined on aggregate basis। चलिए हटाइए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है, हाई लेवल अनहेज्ड फॉरेन करेंसी एक्सपोजर ऑफ द एंटिटी कैन इंक्रीज द probability of default in times of the higher currency volatility. Hence, banks are required to estimate the riskiness and unhedged position of their borrower as per the instructions contained in RBI circular DR number and make incremental provision on their exposures to such entity। अब यहाँ पर दिया likely loss अगर होता है किसके केस में, अनहेज्ड फॉरेन करेंसी एक्सपोजर के केस में, तो क्या होगा, incremental provision requirement on the total credit exposure over and extend standard asset provisioning। तो क्या होगा, अप टू 15% अगर है likely loss तो 0% होगा, 15% से 30% है 20 पैसा, 30% से 50% है तो 40 पैसा, 75% तक के लिए 60 पैसा, 75 से ऊपर 80 पैसा। ये इंक्रीमेंटल प्रोविजनिंग आपको करनी है किसके केस में, हमारा अनहेज्ड फॉरेन करेंसी के केस में। यहाँ मैं लिख देता हूँ अनहेज्ड फॉरेन करेंसी। PCR किसे बोलते हैं, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। Provisioning coverage ratio is essentially the ratio of provisioning to gross non-performing assets
and indicate the extent of fund बैंक has kept aside to cover its loss। ठीक है, जितनी आपकी ग्रॉस एनपीए है उसके अगेंस्ट में आपका प्रोविजनिंग क्या है उसको मिला लिए, उसी को पीसीआर प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो बोलते हैं। अब यहाँ पे कहता है मेजॉरिटी ऑफ बैंक्स हैड अचीव पीसीआर 70% एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव आरबीआई वेदर द प्रिस्क्राइब्ड पीसीआर इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड। 70% का पीसीआर मैक्सिमम बैंक ने अचीव कर लिया है, ECBS ने भी कहा था। The PCR of 70% may be with reference to the gross NPA position in the bank as on September 10. The surplus of provision under the PCR vis-a-vis required for as per the prudential norms should be segregated into account styled as counter-cyclic provisional buffer. The buffer will be allowed to use by bank for making a special provision for NPA during period of system wide downturn with the prior approval of RBI. RBI strategic debt restructuring. RBI is given a power and a tool of the bank-wide circular June 25 to try and clean up their balance sheet through SDR। ठीक है, हाँ यहाँ पे कहता है ये इंपॉर्टेंट है, आउट्स कॉन्सेंट ऑफ दी, यहाँ पे देखिए कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग जब होगा, यहाँ पे देखिए टू गो बैक टू हिस्ट्री, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग वाज इंट्रोड्यूस इन आवर कंट्री इन 2001। कब हुआ? 2001 में, बेस्ड ऑन दिस सिस्टम दैट वाज prevalent in countries such as UK, Thailand, South Korea. CDR allows a distressed company to restructure with debt of more than 10 crore, 10 crore से ऊपर का with two or more lenders to carry out CDR, consent of lenders 75% by value, 75% lenders by 75% representing or more in value and 60% more in number required। 60% अगर नंबर में है तो कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। आरबीआई प्रोबेबली वाज इन ओपिनियन दैट सीडीआर विंडो वाज नॉट यूज्ड एज इट वाज इंटेंडेड। When compared to CDR, SDR is more powerful tool as a lender can effect change in the management. Hence, the borrower also have taken the SDR exercise more carefully than the routine CDR exercise. The only problem that the banks may face is the challenge in finding a new buyer or strategic investors। ठीक है, ये जिस्ट दिया है एसडीआर के लिए आरबीआई का, जिस्ट ऑन आरबीआई सर्कुलर क्या है? एट द टाइम ऑफ इनिशियल रिस्ट्रक्चरिंग द ज्वाइंट लेंडिंग जेएलएफ फोरम क्रिएटेड बाय द लेंडर्स मस्ट इनकॉर्पोरेट in a terms of condition attached to the restructured loan agreed with the borrower an option to convert the entire loan or a part of their into shares in the company, and in event of the borrower is not able to achieve the viability milestones and to adhere the critical conditions as stipulated in the restructuring package. Provision of the SDR would also be applicable to the account which have been restructured before the RBI circular, provided that the necessary enabling clauses are included in the agreement between the banks and borrowers. The decision on invoking SDR by converting the whole or a part of the loan into equity shares should be taken by JLF as early as possible, but within 30 days from the review of the asset accounts. यहाँ कहता है such decisions should be documented and approved by majority of JLFs, minimum 75% by creditors by value and 60% by number. Post conversion, all the lenders under the JLF must collectively hold 51% of the more equity shares issued by the company. The share price for such conversion of debt into equity will be determined as per the method given by RBI. Henceforth, the banks would include necessary covenant in all loan agreement, including restructuring, supported by the necessary approvals authorities
borrower company, ठीक. The JLF must approve the SDR conversion package within the 90 days from the date of deciding to undertake SDR. The conversion date into equity as approved under the SDR should be completed within the period of 90 days from date of approval of the SDR package by the JLF. कहता है JLF and lenders should divest their holdings in the equity of the company as soon as possible. On the divestment of the bank's holding in favor of new promoter, the asset classification of the account may be upgraded to a standard. However, the quantum of provision held by the bank against the said account as on date of divestment, which shall not be less than what it was held in reference date. ठीक है. कहता the asset classification benefit provided the above paragraph is subject to following condition. The new promoter should not be person, entity, subsidiary, associate, etc. नहीं होना चाहिए. The new promoter have acquired at least 51% of paid of equity capital of the borrower company. Yes, ठीक है. The conversion price of the equity should be the above pricing formula under SDR scheme has been exempted from the Securities and Exchange Board of India issue. Banks should adhere all the prescribed condition by the SEBI in this regard. But in addition to conversion of debt into equity under SDR, bank may also convert their debt into equity at the time of restructuring credit facility under the extent restructuring guidelines. ठीक है. Acquisition of shares due to conversion will be exempted from the regulatory ceilings, restructuring or capital market act. क्रिलिक क्या है? यहाँ देखिए क्रिलिक, Central Repository of the Information on Large Credit. RBI set up a Central Repository of Information on Large Credit to collect, store and disseminate credit data to the lenders. ठीक है. Accordingly, RBI Department of Banking Supervision has advised Central Repository and Information on Large Credit. ठीक है. Revision of reporting that banks would be required to report credit information including classification of account as SMA to CRILIC on their borrower having aggregate fund base on fund exposure 50 million and above with them ₹5 crore. ठीक है. However, crop loans are exempted from such reporting. क्रॉप लोन इसमें नहीं रिपोर्ट किया जाएगा. कोई भी लोन अगर 5 करोड़ एंड अबव है crop loan are exempted from such reporting. Banks should continue to report their other agricultural loans in terms of above instructions. अब कहता है ये यहाँ पे आइए. As per the RBI norms, before the loan account turns into NPA, bank are required to identify incipient stress into account by creating stress subject to under the special mention account. SMA 0. Basis of classification क्या होगा? SMA सब category. Principal and interest payment not overdue for more than 30 days, but account showing signs of incipient stress. SMA 1 कब होगा? 31 to 60 days. SMA 2 61 to 90 days. In case where the bank failed to report SMA status of the account to CRILIC or resort to make method which intend to conceal an actual status of account or evergreen of the account, bank will subjected to accelerated provisioning for these accounts and other सुपरवाइजरी एक्शंस एज डीएम्ड. अब क्या है कि अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया रिलीक में तो आपको क्या है, प्रोविजनिंग जो है आपको बढ़ानी पड़ेगी, छुपानी पड़ेगी, सब सॉरी बढ़ानी पड़ेगी, छुपाने के लिए बोल रहा हूँ सॉरी. क्या है, अगर आपने अकाउंट को बचाया और उसको रिपोर्ट नहीं करी तो क्या है, आपको एक्सेलरेटेड प्रोविजन लगाना पड़ेगा, एडिशनल प्रोविजन लगानी पड़ेगी, सब्जेक्ट टू सुपरवाइजरी एक्शन भी हो सकता है. पहला क्या, सब स्टैंडर्ड के लिए अगर एनपी हो गया तो अप टू 6 मंथ के लिए 15% रहेगा, तो यहाँ पर नो चेंज है. लेकिन अगर 6 मंथ से 1 ईयर है तो 15% की जगह पे आपको 25% करना होगा. सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड अगर है तो 6 मंथ के लिए 25% इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अदर देन और 20% इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये 25% हो जाएगा. ठीक है. 6 मंथ टू 1 ईयर 25% ऑन अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, 20% ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स, तो ये 40% हो जाएगा. ये किस केस में है? सॉरी बॉस, जब आपने कोई भी 5 करोड़ से
ऊपर की रिपोर्टिंग आपने क्रेडिट में नहीं की है, अगर छुपाया है आपने, तो आपको एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। कब? सब स्टैंडर्ड अगर हो गया अकाउंट तो आपको अप टू 6 मंथ के लिए 15% एज इट इज जैसे है 15 और 25 वो रहेगा, लेकिन ये क्या होगा, सिक्योर्ड के लिए चेंज नहीं है। 6 मंथ से 1 ईयर का जब होगा तो वो 25% आपको प्रोविजनिंग करना होगा। सब स्टैंडर्ड्स अगर अनसिक्योर्ड है तो 6 मंथ के लिए 25% आपका रहेगा, और 6 मंथ से ऊपर के लिए 40% रहेगा, ठीक है ना। डाउटफुल सेकेंड ईयर के लिए यहाँ 25% हमारा रहता है, 100%, ये 40% और 100% हो जाएगा, यहाँ से उठा के ये चला जाएगा इधर। तीसरे साल के लिए तो ये 100% फॉर बोथ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, और ये 100 है तो 100 ही रहेगा। स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग स्ट्रेस एसेट्स शॉर्टली नोन एज S4A। कहता है S4A इज ए प्रोसेस ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग लार्ज टिकट loans where the project is up and running. Here is the lender required to separate the sustainable loans from an unsustainable loans. The bank would convert the required unsustainable debt into equity or equity related instrument as a result. ठीक है, RBI has stipulated aggregate exposure of all lender to the company should be more than 500 crore. The project have commenced operation and external concern टीवी वैल्यू लेना है। अब आईबीसी देखिए, सबसे बड़ा चीज आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 आया है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनेक्टेड the IBC, which is the most comprehensive law and in process has consolidated the existing law and rules through a single legislature to help the banks to enforce insolvency and bankruptcy proceedings of the distressed company। डिस्ट्रेस कंपनी के लिए आईबीसी लेके आया था, 2016 में गवर्नमेंट लेके आई थी। द कोड नाउ वुड परमिट बैंक टू पुश फॉर द रिकवरी ऑफ मनी फ्रॉम द कंपनी विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज, ठीक है, with a grace period of 90 days if majority, that is 75% of creditors agree. The code now would permit bank to push for the recovery of money from the company within the period of 180 days, ठीक है, with the grace period of 90 days अगर majority 75%। Some of the key highlights of the code are given below. The code proposes to cover insolvency The code proposes to cover insolvency individuals, unlimited liability partnership, limited liability partnership, and companies, ठीक है। Bankrupt individual would also be barred from contesting elections. Under the new law, the debtor could be jailed up to 5 years for concealing property or defrauding creditors. It will strengthen hands of the lenders to recover outstanding debt by setting off deadline of 180 दिन for the comprised to pay face liquidation. To create insolvency professionals who will specialize in such cases, assist creditors, manage liquidation process. These professionals will in turn be certified by newly created insolvency professional agencies. It will also create a good database from the dissemination of the information is possible related to the debtors. The entire operation of insolvency and bankruptcy through these various newly created agencies will be overseen by the regulators, Insolvency Board and Bankruptcy Board of India. वर्कर सैलरी फॉर 24 मंथ विल गेट फर्स्ट प्रायोरिटी। सबसे पहले उसमें क्या आएगा, वर्कर की सैलरी इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स ऑफ ए कंपनी एड ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। मनी ड्यू टू एम्प्लॉय फॉर पीपीएफ, उसके बाद पीपीएफ ग्रेच्युटी फंड विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द स्टेट ऑफ बैंकरप्ट कंपनी। अब देखिए यहाँ पे सम अप हम लोग आगे फ्रेंड्स। इन दिस यूनिट क्या है, 90s में हम लोगों ने कमेंट्स किया था, क्या कहते हैं, क्लासिफाइड asset was classified as non-performing based on the sole criteria for non-recovery of installment of interest within the stipulated time, subjective। classify होता है सब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल लॉस। the provisioning is
बेस्ड ऑन द कैटेगरी एंड सब कैटेगरी ऑफ दी एसेट्स, ठीक है। In order to reduce the menace of NBI, RBI has come out with the several measures like SDR, strategic debt restructuring, central repository and large credits, scheme for sustainable structuring and stress S4A, IBC, ठीक है। कीवर्ड्स आपको नरसिम्हन कमेटी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तो है, टर्मिनल क्वेश्चंस आप लोग देख लेंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये बेल आइकन एक होती है, इसको आप प्रेस कर देंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।